बीबीसी न्यूज़ 24 देखने वाले तमाम दर्शकों और दोस्तों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है और प्रिंट मीडिया भी। और जिस तरह इस दौर में ये दोनों प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ मीडिया प्रजा की नज़रों से उतरा है, वो भी इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ इसके बावजूद प्रजातंत्र को थामकर मजबूती से खड़ा है, तो उसके पीछे चंद ईमानदार, देशभक्त, वफादार, सच के पैरोकार खड़े हुए हैं। और ऐसे में ही एक पैरोकार से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। ये दो पेपर, डेली अखबार, प्रतिदिन निकलने वाले हिंदी के अखबारों के चीफ एडिटर हैं, युवा हैं, बहुत साहसी हैं और ये समझ लीजिए कि हिंदी की सेवा या पत्रकारिता के मामले में सनक की हद तक डिवोटी हैं, मतलब समर्पित है न्यूज़ के लिए। बहुत ठोकरें खाई, बहुत मेहनत किया, नुकसान उठाकर खतरे झेले, मुकदमे झेल रहे हैं और मुकदमे दर्जनों की तादाद में हैं। तो मिलिए आज आप, मैं आपकी मुलाकात करता हूं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और साई मीडिया के चीफ एडिटर प्रमोद यादव जी से। यादव जी नमस्कार, कैसे हैं आप? भाई को नमस्कार, सुल्तान भारती जी को मेरा नमस्कार। यादव जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने एक बड़ा सर्वे किया इस क्षेत्र का। आप गौतम बुद्ध नगर, जो देश का एक माना जाना वीआईपी इलाका समझा जाता है, कि ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी की तरफ दौड़ते हैं या आईटी की तरफ दौड़ते हैं या नौकरी की तरफ दौड़ते हैं। इस दौर में जबकि पत्रकारिता अपने संक्रमित काल से गुजर रही है, इमेज हो चुकी है करीब करीब, आपने एक अखबार निकालने की सोच ली। आखिर इस सोच के पीछे कारण क्या था? मेरी सोच शुरू से एक समाज सेवा के रूप में रही है और हमेशा लोगों की सेवा करना। और एक जब हमेशा मैंने एक मीडिया को देखा है तो यही देखा है कि मीडिया हमेशा पर्सन के साथ आम आदमी की आवाज़ उठाने में और सरकार की योजना आम आदमी की आवाज़ सरकार तक पहुंचना या सरकार की योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाना, उसका कार्य करती है। उसको देखते हुए एक मीडिया में काम करने का प्रयास किया, लोगों से संपर्क किया, बहुत सेवा करी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ में। लेकिन जो आप स्वयं अपने संस्थान में रहकर कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेबाक, वो दूसरी जगह बड़ा कठिन हो जाता है। अब मैं एक चीज़ आपसे ये पूछता हूँ कि ये नोएडा जो हज़ारों नेताओं को पैदा कर चुका है, कई स्कैंडल को जन्म दे चुका है और अभी अभी ट्विन टावर के गिरने का वो तमाशा भी, विश्वविख्यात तमाशा भी देख चुका है और वो यहीं भी था। तो करप्शन, भ्रष्टाचार की ये इमारतें गिरी, लेकिन अभी जाने कितनी ऐसी इमारतें ट्विन टावर की तरह यहाँ पर खड़ी मिलेंगी। ऐसे में मीडिया, करप्शन और भ्रष्ट नेताओं के इस त्रिभुज पर खड़े होकर आपने कितनी मुसीबतें और चुनौतियां झेली होंगी अखबार चलाने की? बात ट्विन टावर की है तो ट्विन टावर जैसे ना जाने सैकड़ों बिल्डिंग अभी भी खड़ी हैं। अगर ट्विन टावर का मामला है तो वो न्यायालय में अगर नहीं जाता तो ट्विन टावर भी ध्वस्त नहीं होता। अगर और बिल्डिंगों का मामला भी न्यायालय में जाए, न्यायालय के दायरे में जांच हो, तो भ्रष्टाचार से लिप्त है। और इसी भ्रष्टाचार को खोलने का प्रयास हमने भी किया। हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को खोला भी। हमें फर्जी मुकदमों का सामना करना पड़ा, लोगों की धमकियों का सामना करना पड़ा। आए दिन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो मुकदमे दर्ज की सूचना पहले मिल जाती थी। सुना है मैंने कि आपके ऊपर काफ़ी मुकदमे लगे हुए हैं। अभी भी दर्जन भर से ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, जिनको न्यायालय भी छोड़िए और जो भारतीय प्रेस परिषद है उसमें भी लोगों ने फर्जी तरीके से मुकदमे डाल दिए। लेकिन उसमें मेरे पक्ष में न्याय मुझे मिला काफ़ी हद तक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले प्रिंट मीडिया थोड़ा आर्थिक संकट से जूझ रही है। अखबार निकालना, जिनका सर्कुलेशन भी आजकल बहुत कम हो चुका है, एक किस्म से लोग घाटे का सौदा समझते हैं। आपके इस मतलब सनक की वजह समझ में नहीं आई कि इतना रिस्क उठा के, इतने खतरे झेल कर आप अखबार चला रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक अच्छे परिवार से हूं और जिस दिन से मैंने अखबार शुरू किया है
आज तक अपने परिवार से ही पैसा, अपने घर का पैसा लगाया है, मार्केट से कभी कोई पैसा मैंने नहीं, क्योंकि रीज़न एक है, अगर आप चापलूसी करोगे तो ही आपको सहयोग भी मिलेगा और आपको आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। एक बहुत ज़रूरी बात, उस ये क्या कहते हैं, सेकंड लास्ट सवाल है, इसके बाद एक सवाल और पूछूंगा कि यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस जैसा लोकप्रिय अखबार तो आप चला ही रहे हैं, इसके अलावा साई मीडिया नाम से एक और अखबार भी शुरू कर दिया है आपका, तो आखिर ये आर्थिक सहयोग आपको मिल कहाँ से रहा है? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले मैंने शुरू किया था 2008 में साई मीडिया, जो मैंने अपने फादर के नाम से शुरू किया, पापा का नाम करने के लिए, कि समाज के लोगों को पता लगे कि समाज में कोई कुछ कर रहा है अलग हटकर। लेकिन जब मैं उस अखबार में खबरें प्रकाशित करने लगा तो परिवार बार बार टोकने लगे, कहने लगे नहीं इस तरह की खबरें प्रकाशित मत करिए, अच्छा नहीं लगता। तो जब मुझे लगा कि अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि इस तरह की खबरें नहीं होंगी, अगर मैं भ्रष्टाचार को ही प्रकाशित, चोर को चोर नहीं लिखूंगा, ईमानदार तो मैं चोर को नहीं लिख सकता, तो मुझे जब लगा तो तब मैंने अपने नाम से एक टाइटल यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस कराया, और उसी में मैंने लगातार आए दिन लोगों के खुलासे करे। जो यहाँ पूर्व डीएसपी हर्षवर्धन भदौरिया नोएडा प्राधिकरण में तैनात थे, वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। बिना टेंडर के पार्किंग दे देना, मोटी रकम इधर से उधर कर देना, बड़े बड़े घोटाले, सरकारी ज़मीनों का कब्जे, पत्नी भाइयों के नाम सरकारी ज़मीनों का कब्जा करके उनके नाम रजिस्ट्री करा देना रातों रात। मतलब इतने घोटाले जिनको हम खोल भी नहीं पाए, अभी तो 50% भी घोटाले उनके नहीं खुले थे। उससे पहले मेरे सामने उन्होंने बहुत संकट खड़े कर दिए, फर्जी मुकदमे लगाना, पुलिस परेशान करना, और प्रशासन तो सहयोग मतलब ही नहीं बैठता। एक सच्चे पत्रकार का प्रशासन सपोर्ट करेगा? नहीं करता। प्रशासन उसको सपोर्ट करता है जो प्रशासन के फेवर में लिखेगा, सरकार के फेवर में लिखेगा, उसको सपोर्ट करता है प्रशासन। अब एक चीज़ और बताइएगा, आपकी अभी इतनी एज नहीं है, दो अखबारों का ये संपादक हैं आप, यह फख्र की बात है, गौरव की बात है, वो बात तो ठीक है। इतने खतरे, क्योंकि आसपास के नेताओं से सच के नाम पर, संघर्ष के नाम पर, सत्यवादिता के नाम पर आप पंगे ले लेते हैं, अखबारों में खबरें छाप सकते हैं, आपको मौत का डर नहीं लगता क्या? नहीं, देखिए, जब लिखी होती है तो किसी न किसी बहाने से वो मौत आती है, कोई नहीं रोक पाता। तो अगर हम अपने जीवन में रहकर कुछ अलग हटकर कर दें तो एक समाज के लिए कहानी होती है कि किसी ने कुछ किया है। अब देखिए, पूर्व डीएसपी हर्षवर्धन भदौरिया का जो मामला मैंने प्रकाशित किया, लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक जानकारी दी कि इतना बड़ा अधिकारी, देखिए क्षेत्र की जनता का पैसा कैसे लूट रहा है, किस तरह से पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है। तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और एक शहर के अंदर मेरी अलग पहचान हुई। लेकिन हाँ, मैं बहुत बुरी तरह टूटा भी। आए दिन देखिए, मुझे इलाहाबाद कोर्ट में जाना पड़ता था तीसरे दिन, तो कभी कभी टिकट रिजर्वेशन नहीं हो पाता, जनरल टिकट ली, और ज़्यादातर जनरल टिकट से ही मैंने सफ़र किया है वहाँ। तो अखबार बिछा लिया, शौचालय के पास ट्रेन में अखबार पर लेट गए, वहाँ टीटी से, पुलिस से कितनी परेशानी हुई है वो मैं जानता हूँ। और मैं एक तो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, ऊपर से फर्जी मुकदमे लगा आए दिन, जब देखो एक पल में खबर मिलती थी तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो गया, तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा, जबकि एक भी मुकदमा अगर कोई उच्च स्तरीय जांच हो जाए तो सत्य साबित नहीं होगा। आखिरी सवाल, आपके इस संघर्ष के पीछे किसकी प्रेरणा काम कर रही है? कौन सी ऐसी महान शक्ति है जिसका संबल लेकर आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और अखबार निकाल रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे फादर हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा हर पल साथ दिया है, डांटा भी, मना भी किया कि ऐसी खबरें मत लगाओ, लेकिन उसके साथ साथ जब मैं नहीं माना तो मेरा साथ दिया हर पल, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। चाहे वो किसी तरह से आर्थिक मामला हो, चाहे वो एक परेशानी का मामला हो भी कि मार्केट से किसी को धमकी का मामला है, मुकदमे का मामला है, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। आखिर में नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे तो मेरा यही कहना कि चापलूसी छोड़ो, और जनता के बीच, अगर जनता में आप काम कर रहे हो तो जनता के लिए काम करो, और एक सच का आईना दिखाओ। आपको परेशानी तो आएगी, लेकिन एक दिन आप सच अगर दिखाओगे तो जनता आपको पूरा प्यार देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या तारीफ की जाए ऐसे इंसान की, कभी कभी देख के ना हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है, दिलेरी बढ़ जाती है, और वो भावना बढ़ जाती है जो हमें इस दौर में भी सच्ची पत्रकारिता के लिए प्रेरणा देती है। इनके लिए तो एक शेर काफ़ी है कि अकेला एक मुसाफिर
कारवां बन जाता है जिस दिन, अकेला एक मुसाफिर कारवां बन जाता है जिस दिन, उसी दिन मंजिलों के हौसले भी टूट जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।